हेलो व्यूअर्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम इन मैथ रेस एकेडमी। हमसे जुड़कर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, हायर मैथमेटिक्स के कंटेंट्स को सीख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम जो हायर मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को का सलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़कर उन चीज़ों को सीख सकते हैं और अप्रोच को सीख सकते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे हमें उनको करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। और आज प्रॉब्लम नंबर थर्ड है। हम इससे पहले और भी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, आप जुड़ के उनको देख सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम इन मैथ अकेडमी अगेन, और लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं। आज हमने एक प्रॉब्लम ली है गेट 2012 की, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। उसमें इंटीग्रल सरफेस के बारे में पूछा गया है। आइए जरा देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम आई रिटन हियर। क्या है कि द इंटीग्रल सरफेस satisfying the partial differential equation curly z of curly x plus z square curly z of curly y is equals to 0 and passing through the straight line x is equals to 1 and y is equals to z। बेसिकली हमें इंटीग्रल सरफेस कहें या कह सकते हैं सोल्यूशन लिखना है विद द कंडीशन। कंडीशन ये है कि वो जो सरफेस है, जो सोल्यूशन है, दैट इज पासिंग थ्रू द दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, तो उसके रिस्पेक्टिव हम जब हमें पता है कि हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल का जब सोल्यूशन लिखते हैं तो उसमें एक आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास इन्वॉल्व होता है, और उसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द कंडीशन। ओके, तो एक तो तरीका वो है कि हमने सोल्यूशन लिख दिया और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो फंक्शन है उसे हमने निकाल लिया। दूसरा तरीका है कि हम एक रिलेशन C1 और C2 में स्टेब्लिश कर दें और उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल सरफेस लिख लें। तो आइए जरा देखते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो लैग्रांज इक्वेशन है, यहाँ पर जो लिखी हुई इक्वेशन है, दैट इज जो लैग्रांज इक्वेशन, और लैग्रांज इक्वेशन को लिखने का सोल्यूशन लिखने का मेथड से, टेक्निक से। तो आइए जरा देखते हैं कि लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है। थोड़ी कुछ चीजें हैं जो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज कैसे कहलाती है, कब कहलाती है, तो लैग्रांज इक्वेशन अगर हम बात करें, लैग्रांजेस इक्वेशन वो किस टाइप की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन पी बी प्लस क्यू क्यू इज जस्ट इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये इक्वेशन लैग्रांजेस इक्वेशन कहलाती है, जहां पर कैपिटल पी, वेयर यू कैन जस्ट राइट हियर, वेयर दिस capital P, Q, and R are the functions of x, y and z, जहां पर z एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल है, x, y एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और स्मॉल p क्या है, दैट इज योर करली z ऑफ करली x, और जो स्मॉल q है दैट इज योर करली z ऑफ करली q y। ठीक है, तो ये हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन है, और लैग्रांज इक्वेशन का जो एक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाती है सोल्यूशन लिखने के लिए, ठीक है, तो उसे हम लैग्रांजेस एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। वो तुम्हारे पास क्या होता है, दैट इज योर डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ओके, तो दिस इज फॉर द योर सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के लिए हम काम करते हैं, इसको एक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाती है जिससे हम सोल्यूशन लिखते हैं। So this is the method for finding the solution of a partial differential equation for the Lagrange's type। ठीक है, क्वासी लीनियर भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इस तरीके का कोई इक्वेशन है तो वी कैन जस्ट फॉर Lagrange's इक्वेशन। तो अब हम आते हैं अपने इक्वेशन के ऊपर। तो गिवन जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है, गिवन पीडी। देखिए एक सवाल आप बहुत अच्छे से सीख लो तो आप अदर क्वेश्चंस आप परफेक्टली कर पाओगे, आप आसानी से कर पाओगे। तो गिवन पीडी तुम्हारे पास क्या है, दैट इज फॉर कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स प्लस जेड स्क्वायर कर्ली जेड ऑफ कर्ली वाई, ओके, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद वन, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद वन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अगर हम कैपिटल P की बात करें तो वील गेट 1 बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ कर्ली जेड ऑफ कर्ली एक्स, और जो Q है कैपिटल Q दैट इज योर जेड स्क्वायर, और जो कैपिटल R है दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें इस प्रॉब्लम के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dy अपॉन Q2 मतलब जेड स्क्वायर, और दिस इज योर dz अपॉन Q। ओके, तो आई एम जस्ट सेइंग दिस इज योर डबल स्टार। ओके, तो यहाँ पर हमें हमें क्या करना होता है, जब सोल्यूशन लिखना होता है तो हमें सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स निकालने होते हैं इन फ्रैक्शंस का यूज करें, फ्रैक्शन 1 2 एंड 3 में कोई भी कॉम्बिनेशन लेके, ठीक है, और फिर हम उसको फॉर्मुलाइज करके फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो हम देख रहे हैं कि dz के अपॉन में 0 है, तो आई एम जस्ट टेकिंग dx upon 1 is just equal to dz upon 0. This implies you get dz is equal to 0। dz equal to 0 मिल गया, अब dz 0 मिल गया, अगर इसको इंटीग्रेट करें, on integrating you will get z is just equal to something constant c1। तो ये हमारे पास कांस्टेंट मिल गया, z is just equal to c1 कांस्टेंट। ओके, अब हम फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन को हमने लिया था। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन। ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई dx जस्ट इक्वल टू 1 एंड dy अपॉन 6। ध्यान दीजिएगा कि जब हमें करना है, जब हमें सोल्यूशन निकालना होता है तो C1 C2 हमें निकालना होता है, उसको इजीली हमें किस तरीके से निकालना है, तो आई विल उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शंस लेते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो बाय प्रॉब्लम आपको समझ आएगा कि हमें इस तरीके प्रॉब्लम को हम कैसे करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, यू विल गेट दिस इज योर जेड स्क्वायर ऑफ dx इज जस्ट इक्वल टू dy। ओके, तो अभी क्या है, अभी मुझको इंटीग्रेट करना है, बट हियर इज जेड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम z बराबर c1 निकाल चुके हैं, दैट इज कांस्टेंट ऑलरेडी वी फाउंड दैट z इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट c1, तो उसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर c1 square in the place of z, अब dx is just equal to dy, like, ठीक है, तो you can just write from a, because we have to integrate it independently x and y, तो उसलिए हमें हमें z को एज अ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये भी एक मेथड है, एक टेक्निक है कि हम कैसे इसको करते हैं। तो जब हमें पास कोई एक अनदर वेरिएबल मिल जाए तो हमें उससे पहले क्या करना होता है, उसे इन अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट उसे बदलना होता है। ओके, तो हमने क्या किया, ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड z इज इक्वल टू c1। ओके, और फिर हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो अब हम अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट हियर दैट इज इक्वल टू, और c1 is a constant, so you will get this is your c1 square of x is equals to y and plus something another constant c2। okay, तो यहाँ से हमको जो c2 मिला, this c2 is what, that is equals to c1 square x and minus of y। ठीक है, this is your equation number
तो हमें जब लाग्रांज एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है फ्रैक्शंस को लेकर, तो बेसिकली हमें C1 और C2 कैलकुलेट किया जाता है। अब हमारे पास जो सोल्यूशन होता है किसी भी पार्शियल, एक जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं, तो सोल्यूशन लिखने का एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम इंक्लूड करते हैं, कांस्टेंट्स को हम रिमूव करके आर्बिट्रेरी फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं। तो द सोल्यूशन ऑफ द टाइप, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखने के तरीके होते हैं, सबसे पहले कि हमारे पास फाइव ऑफ C1 कामा C2 इज इक्वल टू 0, आप ऐसे कर दो, या फिर आप C2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ C1 कर दो, और जो है C1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ C2 कर दो। ओके, C2 एंड नॉट C1। ओके, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो दिस इज सॉल्यूशंस, जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस होते हैं टाइप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो फाई है, वेयर फाई क्या है, वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ओके, आर्बिट्रेरी फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है कि हमें कंडीशन दे रखी है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कोई फंक्शन फाइंड कर लें, ठीक है। और फंक्शन फाइंड करने के बाद बेसिकली हमको एक C1 और C2 के अंदर एक रिलेशन मिलेगा, और वही रिलेशन हमारे पास जो है सोल्यूशन हो जाएगा, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा फॉर द गिवन कंडीशन, या कह सकते हो कि फॉर द गिवन कंडीशन वी गॉट द इंटीग्रल सरफेस, वी गॉट द सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो एक तो तरीका ये है कि हम C1 C2 इसमें रख दें, तो एक आर्बिट्री फंक्शन होगा, फिर हमने कंडीशन रखा, और कंडीशन रखने के बाद हमने उस आर्बिट्री फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया, और फर्दर हमने उस इक्वेशन के अंदर रख दिया, तो वी गॉट द सोल्यूशन। तो दूसरा तरीका जो है वो यही है कि हमें बेसिकली करना क्या है, C1 और C2 के अंदर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है विदाउट आर्बिट्रेरी फंक्शन। ओके, तो हम वो काम करने के लिए हम अपनी जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसको हम यूज करते हैं एज अ पैरामेट्रिक फॉर्म में, और देखिए कैसे करते हैं। तो गिवन कंडीशन, या कह सकते हो गिवन स्ट्रेट लाइन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, आई थिंक दिस इज योर x इज इक्वल टू 1, एंड दूसरा क्या था, दिस इज कंडीशन इज व्हाट, ये था हमारे पास y इक्वल टू 0। ओके, एक x इक्वल टू 1 था और y इक्वल टू z था, तो हम एक पैरामीटर मान लेते हैं, जैसे y और z इक्वल हैं तो हम इसको इक्वल टू t मान लेते हैं, दिस इज द पैरामीटर। तो इसको एक पैरामीट्रिक इक्वेशन में, तो अब हम करेंगे क्या कि जो x y और z हैं, जिनको जो हमने पैरामीटर के फॉर्म में ना, इनको a और b के अंदर हम रखेंगे। तो पुट इन a एंड b। ओके, हम पूरा 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 बिल्कुल एक एक चीज आपको समझा रहे हैं, इनको आप बारीकी से समझिए, और एक बार आपने क्वेश्चन का मेथड टेक्निक समझ लिया तो आप आसानी से और प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो डोंट गो फॉर द फास्ट, डोंट मूव इट स्क्रॉल, आगे क्या आएगा इस पे आप फोकस ना करो, आप हर एक चीज को बारीकी से समझो, और कोशिश हमारी यही है कि प्रॉब्लम की ड्यूरिंग आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, आपको मैथमेटिक्स आ जाए, और उससे आप अदर प्रॉब्लम को कर पाओ। ओके, क्योंकि सोल्यूशन को रटना हमारा मोटो नहीं होना चाहिए, हमारा सोल्यूशन कैसे आ गया वो मैटर नहीं करता, उसके पीछे कैसे मैथमेटिक्स लगती है, क्योंकि मैथमेटिक्स पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारे लेक्चर्स को विजिट कर रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि आप उसको बारीकी से समझें, तभी आप अपने अंदर मैथमेटिक्स को फील कर पाएंगे या डेवलप कर पाएंगे। ओके, पुट ए एंड बी, ठीक है। तो पुट इन ए एंड बी, तो हमने पुट किया, तो हम अगर ए के अंदर पुट करते हैं, ए कहाँ है, दैट इज योर जेड इज इक्वल टू C1, तो यू कैन से दिस इज C1 कांस्टेंट इज व्हाट, C1 जो है दैट विल बी इक्वल टू T। ओके, ओके, एंड जो C2 है वो हमारे पास हो जाएगा C1 स्क्वायर। एक तो तरीका था हम C1 बराबर जेड रखते हैं, अगर यहाँ से हम C2 को हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C1 बराबर क्या था, जेड था, तो यू कैन जस्ट राइट जेड स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, बट हमें अभी C1 और C2 में ही रिलेशन चाहिए, तो हमें उससे लिखने की जरूरत नहीं। x बराबर क्या है, दैट इज योर 1, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर और माइनस ऑफ t, y इज योर t। तो हमें पता है कि t, अब हम ये दो इक्वेशन जो मिली, एक C1 इन पैरामीट्रिक ऑफ t एंड C2 भी अगेन इन t फॉर्म में है,
तो इन दोनों इक्वेशन के बीच में हमें t को एलिमिनेट करना है, इस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम ए बी सी, तो इसको हम मान लेते हैं सी इक्वेशन और इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें एलिमिनेटिंग और टी बिटवीन सी एंड डी, है ना, इनको हम एलिमिनेट। तो जब हम एलिमिनेट करेंगे तो हम देखेंगे एक C1 और C2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। जब हम सी और टी को एलिमिनेट करेंगे, देखते हैं t बराबर क्या था C1, तो इसको हम d में पुट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट दिस इज C2 is just equal to C1 का square minus of C। okay, basically you got C2 is equals to C1 square minus of C1। अब ये C1 C2 में अब यहाँ पर कोई हमको आर्बिट्ररी फंक्शन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने C1 निकाला था, जो हमने C2 निकाला था, आई विल पुट फ्रॉम A एंड B, है ना, A और B से हमने रख देंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज C2 बराबर क्या था, नाउ यू कैन जस्ट से C2 तुम्हारे पास है क्या, दैट इज योर जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये C2 था। C1 क्या था, C1 था जेड, दैट वाज जेड, ए फ्रॉम ए C1 इक्वल्स टू जेड। तो अब जो C1 C2 की वैल्यूज है उन्हें बस रख देना है। C1 क्या है हमारे पास, दैट इज योर जेड, तो जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड। तो यू विल गेट फ्रॉम हियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जेड स्क्वायर एक्स, ये जेड स्क्वायर इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे जैसे जो जेड स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और यहाँ पर प्लस का जेड माइनस ऑफ वाई इज जस्ट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है दैट इज योर सोल्यूशन, अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या कह सकते हो इंटीग्रल सरफेस, जो भी हमें निकालना था। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन तुम्हारा जो है मैच करता है इस आंसर से। ओके, तो देयर इज नो डाउट इन द मेथड और द टेक्निक। तो इसमें जो है जेड स्क्वायर के साथ एक्स माइनस है, ना कि जेड के साथ, तो पहला नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। फोर्थ वन एक्स माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू वाई, तो हाँ, बिकॉज हमारे पास क्या था, ये था ना, ये था जेड स्क्वायर और दिस इज योर एक्स माइनस 1 एंड था प्लस ऑफ जेड माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 0 आया था। तो अगर हम वाई को उधर भेज देंगे तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन you will be your answer. This is your okay. So this is fourth option is your answer. This is your correct answer. ठीक, this is your answer. तो आई होप समझ आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो आप इसी मेथड, इसी टेक्निक का आप अगले प्रॉब्लम्स में भी आप अप्लाई करो, डेफिनेटली वी गेट द करेक्ट आंसर, में कोई आपको डाउट नहीं है। और ऐसे ही आप मैथड क्वेश्चन को करते समय जब आप खुद अपने परसेंटेज सॉल्व कर रहे हो, तो उसके पीछे की मैथमेटिक्स को जरूर आप टैकल करें, क्योंकि उससे हमारी जो है मैथमेटिक्स बिल्डिंग होती है और हम अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर इंटीग्रल सरफेस एक्चुअली। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होंगी चीजें कैसे होती हैं, इसके पीछे की हमारे पास मैथमेटिक्स क्या है। तो आप जुड़िए और लोगों को भी शेयर कीजिए, जिन बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं, जिन एस्पिरेंट तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि सॉल्यूशंस को करना इज हार्ड, उसको हमें सीखना जरूरी है। और बाकी मैथमेटिक्स जो है लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग की कर रहे हैं, तो आप उनको जुड़िए और लोगों को भी आप शेयर करिए, और जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं मेरा सौभाग्य होगा कि हम सर्व कर पाएँ लोगों को मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच and most welcome again and again.